हेलो दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 7th NCERT पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला है। यहाँ पर हम लोग समानता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 की पॉलिटी में लोकतंत्र वाले अध्याय में समानता के बारे में कुछ कुछ बातें जानी थी। वहाँ पर ये जाना था कि समानता जो है लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है और समानता लोकतंत्र के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। आज के अध्याय में हम लोग समानता को और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। समानता से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनको भी पढ़ने वाले हैं। सरकार ने कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिनके जरिए समाज में समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उन सब के बारे में यहाँ पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, आज का जो आपका अध्याय है ये न केवल यूपीएससी प्री के लिहाज से बल्कि यूपीएससी मेंस के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी मेंस में जो आपका GS2 पेपर है उसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। इस टॉपिक से प्रश्न वहाँ पर आते हैं, तो ये अध्याय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसको क्लास 6 की पॉलिटी में पढ़ा था, वहाँ पे लोकतंत्र वाले अध्याय में पढ़ा था। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में वही चीज़ बताई गई है कि भारत जो है हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्री सरकार के जो मुख्य तत्व होते हैं उनमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। लोगों की जो भी वैचारिक मतभेद हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, यानी कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, समानता होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें हैं तो लोकतंत्र एक सार्थक लोकतंत्र माना जाएगा। अगर इनमें से किसी एक चीज़ का भी अभाव है तो लोकतंत्र सार्थक लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर समानता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और समानता जो है वो लोकतंत्र की मेन विशेषता है, यानी मुख्य विशेषता है। और समानता जो है लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के जितने भी पहलू हैं, चाहे लोगों की भागीदारी की बात हो, संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की बात हो, न्याय की बात हो, इन सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोकतंत्र की तो बात करें और लोकतंत्र में केवल कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दें, तो क्या समानता होगी? नहीं। यानी कि यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जब तक नहीं होगा, जब तक लोगों की पूरी तरह से भागीदारी नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। ऐसे ही जो भी समाधान है, यानी लोगों की समस्याओं का समाधान है, और समाधान में भी हम पक्षपात करें, लोगों को एक समान ना मानकर लोगों के साथ भेदभाव करें, उनके जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनके मुद्दे हैं, उनको हम हल ना करें, तो भी लोकतंत्र सार्थक नहीं होगा। इसके अलावा समानता न्याय से भी जुड़ी हुई है। जब समानता स्थापित होगी तो समाज में न्याय आएगा, और समानता नहीं होगी तो न्याय भी नहीं आएगा। तो समानता जो है लोकतंत्र के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। समानता का मतलब क्या है? देखिए, समानता का सामान्य सा अर्थ है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हों। यानी ऐसा नहीं है कि कानून की नज़र में राष्ट्रपति की भूमिका अलग है और एक देश के आम नागरिक या मजदूर की भूमिका अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी लोग कानून की नज़र में सेम हों। यानी अगर कोई क्राइम भी करता है, कोई अपराध करता है, तो सभी को एक जैसा दंड दिया जाए। कानून के समक्ष समानता का मतलब यही होता है। जैसे मान लेते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कोई क्राइम कर रहा है, तो ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री इसलिए क्राइम से बच जाएगा, उस कानून से बच जाएगा। नहीं, वो भी चूंकि भले प्रधानमंत्री हो लेकिन नागरिक तो है, तो वो भी कानून के दायरे में आता है। तो उसको भी वही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी जो कि एक मजदूर को, एक आम नागरिक को फॉलो करनी होती है। तो ये होती है कानून के सामने समानता। तो कानून के समक्ष सभी समान हो, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, भेदभाव रहित व्यवहार हो और मानवीय गरिमा का सम्मान हो। मानवीय गरिमा का मतलब एक दूसरे को सम्मान देने योग्य समझने की जो भावना होती है उसका सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम किसी को अपने से कमतर माने, अपने से नीचा माने, हम सबको मनुष्य मानते हुए उसका सम्मान करें। देखिए, लोकतंत्र में समानता केवल कानून तक सीमित नहीं है बल्कि व्यवहार और अवसरों में भी दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं है केवल कानून बन गए हैं, केवल कानून बनने मात्र से समानता नहीं आएगी। लोगों के व्यवहार में उनको जो अवसर दिए जा रहे हैं, चाहे रोजगार के अवसर हों, चाहे उनके जो भी क्रियाकलाप हैं, क्रियाकलापों में बढ़ोतरी के अवसर हों, तो उनमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी समानता समाज में स्थापित होगी। ऐसा नहीं है केवल कागजी काम हमने कर दिया कि कानून बना दिए समानता स्थापित करने वाले और समाज में फिर भी भेदभाव है, उन कानूनों का कोई महत्व फिर नहीं रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि समानता जो है ये व्यवहार और अवसरों में भी दिखाई दे। देखिए, यहाँ पे गरिमा का अर्थ बताया गया है। गरिमा का अर्थ होता है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। यानी हम अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को भी उनका जो सम्मान है उस दृष्टि से देखें, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, तो ये गरिमा कहलाता है। अब आगे यहाँ पर मताधिकार की समानता के बारे में बात की गई है। मताधिकार की समानता के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि इन सभी को वोट डालने का अधिकार हो। भारत के जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों को, यानी जिस एज से हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट डालेंगे, तो यहाँ पर 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री पुरुष किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो भारत का नागरिक है,
18 साल से ऊपर का है तो वो वोट डालने का अधिकारी है। यही मताधिकार की समानता है। तो देश के सभी वयस्क नागरिकों, ये 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के, इनको वोट देने का अधिकार, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म से आते हो, शिक्षा का स्तर कोई भी हो, जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, ये सब चीज़ें अगर हम दे रहे हैं, यानी कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर सभी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे रहे हैं, तो इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। देखिए, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है ये समानता के विचार पर आधारित है और ये जो है लोकतंत्र में राजनीतिक समानता को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चाहे गरीब व्यक्ति है चाहे अमीर है, सबके वोट की वैल्यू समान है। एक एक वोट से सरकार बनती है, एक एक वोट से सरकार गिर जाती है। ऐसा नहीं है कि अंबानी के वोट की वैल्यू लाख गुना होगी, एक मजदूर के वोट की वैल्यू केवल एक ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अंबानी की वोट की वैल्यू भी सेम है और एक मजदूर के वोट की वैल्यू भी सेम है। और ये जो है लोकतंत्र का एक अनिवार्य पहलू है जो एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत को पुष्ट करता है। यानी हर व्यक्ति का यहाँ पर एक वोट है, ये सिद्धांत ये पुष्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने संवैधानिक प्रावधान भी बताया है। देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 326 है, इसके तहत भारत के वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया था कि भारत में शुरुआत में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, पहली बार चुनाव हुए थे, उस समय मतदान की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष तय की गई थी। लेकिन बाद में राजीव गांधी सरकार को लगा कि और आयु को घटाना चाहिए ताकि और जो युवा वर्ग है इससे जुड़ सके। तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और इसके जरिए मतदान की जो आयु है ये 21 साल से घटाकर वर्तमान में 18 वर्ष कर दी गई। तो अभी आप लोग जानते हैं कि 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति, 18 वर्ष या उससे ऊपर आयु का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है और यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। हालांकि हमने मतदान के अधिकार के तहत राजनीतिक समानता तो प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी अगर हम धरातल पर देखें, अगर हम अपने समाज में देखें, तो आज भी हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारी असमानताएं आज भी व्याप्त हैं। भले संविधान लागू हो गया है, संविधान ने बहुत सारी शक्तियां हमें दे दी हैं, बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं, फिर भी आप लोग देखेंगे कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां आज भी चली आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो उनके बारे में आज चर्चा की गई है। तो भारत में जो असमानताएं व्याप्त हैं, कुछ उनके प्रमुख रूप बताए गए हैं। जैसे सबसे पहली असमानता है आर्थिक असमानता है। आज भी आप देखेंगे कि आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और आवास, जिसे आसान शब्दों में कहा जाए रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इनकी आधारभूत सुख सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, कई स्कीमें चला रही हैं, उसके बाद भी जो गरीब तबका है उसकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो जो वास्तविक समानता का उद्देश्य है ये पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं समानता केवल कागजी पहलू बनकर रह गया है। समानता पूरी तरह से समाज में व्याप्त नहीं हो पा रही है। यहाँ पर एक कहानी आपकी किताब में दी हुई है। यहाँ पर कांता की कहानी है जो कि घरेलू नौकरानी है। तो यहाँ पर आपकी किताब में जो कहानी दी है वही कहानी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किताब में बताया गया है कि कांता जो है एक घरेलू कामगार है। सुबह सुबह क्या होता है कि मुंबई में वोटिंग हो रही है, वोट पड़ रहे हैं। तो जिस पोलिंग बूथ पर ये लाइन में लगी हुई है वोट डालने के लिए, उसी पोलिंग बूथ पर इसके मालिक साहब भी लाइन में लगे हुए हैं। तो इसे देख कांता जो है अपने मालिक को पीछे मुड़कर देखती है। तो कांता को बहुत गर्व होता है कि भाई देखो, भले जो भी हमारी हैसियत हो, लेकिन राजनीतिक रूप से हम समान है। हमें भी वोट डालने का अधिकार है और मालिक को भी वोट डालने का अधिकार है, और हम दोनों के वोट की वैल्यू समान है। यानी कांता बड़ा प्राउड फील करती है कि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, चाहे राजा हो या कोई भी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके वोट की वैल्यू सेम है। तो कांता इस बात को महसूस करके गर्व महसूस करती है। लेकिन कांता वोट डालने के बाद कांता की एक छोटी बच्ची है, अब वो कुछ दिन से बीमार है। तो कांता अपने साहब के पास जाती है, उससे पैसे मांगती है कि आज हमारी बेटी बीमार है, आप इसके लिए पैसे दे दो। तो साहब थोड़ा सा फटकार लगा देते हैं कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, रोज रोज पैसे मांगते रहते हो, तो आज हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो मजबूरन ये एक सरकारी अस्पताल में जाती हैं। अब सरकारी अस्पताल में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो कांता उस लाइन में लग जाती है मजबूरी बस। फिर कांता को रियलाइज होता है कि भले हमें राजनीतिक समानता मिल गई है, लेकिन आज भी आर्थिक मुद्दे पर, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमें समानता नहीं मिली है। यानी कि वो मन में सोचती है कि साहब को तो ऐसी लाइन में नहीं लगना पड़ता होगा। यहाँ सरकारी अस्पताल में ना तो प्रॉपर इलाज हो पा रहा है, ना प्रॉपर दवाइयाँ मिल पा रही हैं, लेकिन क्योंकि साहब
अमीर व्यक्ति हैं तो साहब तो ऐसे अस्पताल में नहीं आते होंगे। तो कांता का मन जो है बड़ा दुखी रूप से भर जाता है, कांता के मन में दुखी दुख आ जाता है कि हम जो हैं गरीब होने के कारण ये सब यातना, ये सब परेशानियां झेल रहे हैं, साहब को ये परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती होंगी। तो यहाँ पर जो कांता का उदाहरण है ये आर्थिक असमानता का एक उदाहरण है। तो कांता जैसी जो घरेलू कामगार है, इसका उदाहरण ये स्पष्ट करता है कि जहाँ एक ओर वह वोट देने की लाइन में अपने मालिक के बराबर है, वहीं अपनी बीमार बच्ची के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों और उधार के बोझ पर निर्भर है। यानी वो अपनी बेटी का इलाज जो है, उस इलाज के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो उसे कहीं और से उधार लेना पड़ता है। यानी साहब उसे मना कर देते हैं पैसे देने के लिए, तो कहीं और से उधार लेकर अपनी बेटी को अस्पताल में दिखाने ले जाती है। देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद का जिक्र किया गया है, यह अनुच्छेद 38 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं आर्थिक असमानता वाली, ये स्थिति अनुच्छेद 38 के उद्देश्यों के विपरीत है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 जो है राज्य को आय, स्थिति और अवसरों की असमानता को कम करने का निर्देश देता है। यानी आर्टिकल 38 में डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य सरकारों को या सरकार को निर्देश दिया गया है कि सरकार भारत के नागरिकों के बीच में जो आय, उनकी जो स्थिति या अवसर हैं, इनकी असमानता को कम करने का कार्य करेगी। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि आज वर्तमान में भी हमारे यहाँ स्थिति समान नहीं है, आज भी आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर फैली हुई है। इसके अलावा सेकंड सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी जो असमानता है, वो है जातिगत असमानता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय समाज की जो संरचना है, यानी प्राचीन काल में अगर हम जाएं तो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें ब्राह्मण सबसे ऊपरी पायदान पर थे। बाद में कालांतर में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जातियां निकली। तो जातियों में भी जो वर्ण ऊपरी पायदान पर थे, जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों की जो जातियां थीं या उनसे रिलेटेड और जो जातियां थी वो उच्च जातियां कहलाईं। क्षत्रियों की जातियां थी, क्षत्रियों में से जो जो जातियां निकली वो उच्च जातियों में आई। वहीं वैश्यों की स्थिति जो थी मिडिल में रह गई, और सबसे नीचे कौन रह गए? शूद्र रह गए। यानी जो शूद्र में जो जातियां आईं, शूद्र में से जो जातियां निकली, उनकी स्थिति समाज में सबसे निचली रह गई। तो यहाँ पर आज भी आप लोग देखते हैं कि हमारे समाज में जाति को लेकर भेदभाव होता है। आपने एक प्रसिद्ध लाइन सुनी होगी, जाति है कि जाति ही नहीं। यानी जो कास्ट है वो जाति ही नहीं, क्योंकि कास्ट जो है कहीं ना कहीं हमारे जन्म से जुड़ी हुई है। हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पेशा बदल सकते हैं, अपने कपड़े बदल सकते हैं, अपना आचार विचार व्यवहार बदल सकते हैं, लेकिन हम भारत में जाति को नहीं बदल सकते हैं। ये कटु सत्य है। तो हमारे भारत में आज भी जातिगत असमानता व्याप्त है। जातिगत भेदभाव केवल और केवल ग्रामीण भारत की विशेषता नहीं है। यानी आप लोग देखते होंगे, अगर आप किसी गांव के निवासी हैं तो आपने महसूस भी किया होगा कि गांव में जाति की जड़ें काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं। आज भी गांव में लोगों के काम से, लोगों के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि जातिगत नामों से जाना जाता है कि फलानी जाति का वो व्यक्ति फलानी जाति का है। यानी आप किसी गांव में जाएं, पूछें कि वो फलाने व्यक्ति जो है बैंक में जॉब करते हैं, वो कौन है, तो वहाँ उन्हें बैंक वालों के नाम से नहीं जाना जाएगा। वहाँ पे पूछेंगे किस जाति के हैं वो, और आप जाति का नाम लेंगे तो हाल बता देंगे, हाँ ये वाला व्यक्ति है। तो आज भी आप देखते हैं ग्रामीण भारत में जो जाति की जड़ें काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं। हालांकि शहर में जाति उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि शहर में जाति नहीं है। शहर में भी जाति व्यवस्था की जड़ें जमी हुई हैं। अगर आपने शहरों में जो शादी विवाह के विज्ञापन हैं तो आपने देखे होंगे, वहाँ लिखा होता है कि फलानी जात का लड़का चाहिए, लड़की हमारी ये है, कास्ट हमारी ये गोत्र है, हमें यही इसी के अनुरूप व्यक्ति चाहिए, या हमें इसी के अनुरूप कन्या चाहिए। तो इस तरह के आप एडवर्टाइजमेंट, इस तरह के जो आप जो है विज्ञापन देखते होंगे। तो यहाँ पर शहरों में भी जाति है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जातिगत भेदभाव केवल ग्रामीण भारत की विशेषता नहीं है, बल्कि यह आधुनिक शहरी क्षेत्रों में भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। और जैसा कि हमने बताया था कि ये भारतीय समाज की एक संरचनात्मक बुराई है। यानी एक संरचनात्मक बुराई का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगड़ी जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, फिर निचली जातियाँ, एक संरचनात्मक बनी हुई, एक संरचना बनी हुई, स्ट्रक्चर बना हुआ है। और हम जात सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी जात को नहीं बदल सकते हैं, जो कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तभी तो लाइन कही गई है कि जाति है कि जाति ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत जो पहचान है प्रत्यक्ष होती है, कठोर होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी गांव में जाएं और गांव में 2 या 3 व्यक्ति रह रहे हैं तो वहां पर कास्ट के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन आप कई बार देखते होंगे गांव में टोले बटे हुए होते हैं, मोहल्ले बटे हुए होते हैं कि फलानी जात का ये मोहल्ला है, फलानी जात का ये मोहल्ला है। कहीं कहीं पे नगला आपने सुना होगा कि भाई वो नगले पे रह रहे हैं, है ना। तो ये नाम जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जातिगत विभाजन के आधार पर नाम दिए गए हैं। तो जाति के आधार पर गाँव में क्या छुआछूत होता है। छुआछूत का मतलब कुछ लोगों के हाथ का लोग पानी नहीं पीते हैं, कुछ लोगों के घरों का खाना नहीं खाते हैं, अपने घरों में उन्हें आने जाने नहीं देते हैं, छुआछूत होता है। सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच में बाधा होती है।
कई बार क्या होता है, गांव के जो उच्च जाति के लोग होते हैं निम्न तबके की जातियों के लोगों को अपने जो खेत हैं या अपने जो भी कुएं वगैरह, आजकल तो घर घर में हैंडपंप हो गए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में अब कुएं थे, सार्वजनिक तालाब थे, तो वहाँ पर उनको आने जाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई पहुँचाते थे, वहाँ पर उनको आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, उनके साथ भेदभाव होता था। तो ये सब चीज़ें गाँव में आज भी देखने को मिलती हैं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और आधुनिकता के बावजूद भी आप लोगों ने देखा होगा जो वैवाहिक विज्ञापन होते हैं उनमें आज भी जाति बड़े बड़े शब्दों में लिखी होती है, स्पष्ट रूप से लिखी होती है, बोल्ड लेटर में लिखी होती है कि फलानी जात का व्यक्ति है, इसको ये कन्या चाहिए या फिर इसको ये वर चाहिए, है ना। तो आप लोग देखते हैं। तो ये जो पहचान है, जाति की जो पहचान है, ये केवल ग्रामीण भारत तक नहीं है बल्कि शहरों में भी स्पष्ट रूप से विद्यमान है। अब देखिए, जात में यहाँ भी मैंने बताया था कि जो जातिगत स्ट्रक्चर है इसमें सबसे निचले पायदान पे जो जातियाँ आई हैं जिनको सबसे निकृष्ट या अंत्यज माना गया है वो है दलित समुदाय। तो जातिगत असमानता का जो सबसे गहरा और दीर्घकालिक दंश है भारतीय समाज में दलित समुदाय ने झेला है। आप लोगों ने दलित समुदाय के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा कि प्राचीन भारत में इनकी क्या स्थिति थी। आपको पता होगा इनको गांव में नहीं घुसने दिया जाता था, गांव से बाहर ये लोग किसी की दी हुई ज़मीन पर आवास बनाते थे, इनको खेती का अधिकार भी नहीं था, इनके पास कोई अपनी ज़मीन भी नहीं होती थी, यहाँ तक कि जो भी संसाधन हैं जैसे कुएं हैं, तालाब हैं, ये उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। कोई दूसरा व्यक्ति इनको पानी देता था तभी इन्हें पानी पीने को मिल पाता था, है ना। जब भी इन्हें नगरों से निकलना होता था तो अपने पीछे झाड़ू बांध कर निकलते थे ताकि इनके पदचिन्ह जो हैं वो मिट सकें। साथ ही साथ अपने हाथ में कोई लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसको बजाते आते थे ताकि और लोग इनको देखकर सावधान हो जाएं और इनसे अपने आप को बचा सकें ताकि इनका टच उन्हें ना हो सके। तो इस तरह का भेदभाव इन्हें झेला है। तो सबसे ज़्यादा जो भेदभाव, सबसे ज़्यादा जो आघात झेला है वो झेला है दलित समुदाय ने। और ये दंश जो है केवल आर्थिक नहीं है बल्कि सामाजिक बहिष्कार का रहा है। जैसा कि मैंने बताया, सामाजिक बहिष्कार कैसे हुआ है कि इनके साथ बिल्कुल इन्हें जानवर से भी बदतर माना गया है। इसकी वजह से इन्हें सदियों से शिक्षा, संपत्ति और सम्मानजनक जीवन से दूर रखा गया है। जैसा कि मैंने कहानी बताई है, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, वर्तमान में भी आप लोग देखते हैं कई ऐसे गाँव से ऐसी खबरें आती हैं कि फलाने गाँव में दलित जात की बारात निकलने नहीं दी, दलित जात का दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठने दिया। आज भी आप कहीं ना कहीं जात का दंश देखते हैं। कई जगह पर लोग प्रशासन की सहायता लेते हैं, पुलिस पहुंचती है तब बारात निकल पाती है। तो कहीं ना कहीं जो जात की जड़ें हैं आज भी हमारे यहाँ, हमारे भारत में, जो ग्रामीण भारत में, उसमें कठोरता से जमी हुई हैं। और आज भी जो दलित समुदाय है उनको समानता या बराबरी का अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। देखिए, अब एक हाल के दिनों की घटना है, ये घटना राजस्थान की है जिसे मैंने पढ़ा था। और ये घटना थी एक IPS की, यानी आप सही समझ रहे हैं, एक सिविल सर्वेंट की घटना थी। उस दलित IPS को गांव से बारात निकालने के लिए प्रशासन की सहायता लेनी पड़ी थी क्योंकि उस गांव की परंपरा या रिवाज थी। उस परंपरा या रिवाज के अकॉर्डिंग उस गांव से किसी भी दलित व्यक्ति की बारात घोड़ी पर चढ़ के नहीं निकली थी। तो उस IPS को भी प्रशासन की मदद लेनी पड़ी थी। और ये बात जब मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। यानी एक व्यक्ति जिसने देश की सबसे कठिनतम परीक्षा पास की है, IPS बना है, सिविल सर्वेंट बना है, उसके बाद भी उसके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की सबसे जो गंदी बुराई है वो है जातिगत भेदभाव। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है। देखिए, दलित का अर्थ भी यहाँ बताया गया है कि दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जात के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। तो आज भी जो दलित समुदाय के व्यक्ति हैं या फिर निचली जातियों से आने वाले व्यक्ति हैं वो अपने आप को दलित कहकर संबोधित करते हैं ताकि वो ये बता सकें कि अतीत में उनके साथ कितना भेदभाव हुआ है और वर्तमान में भी उन्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। इसलिए वो सम्मान के साथ अपने आप को दलित कहकर संबोधित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ दलित व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं जिनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जो कि एक फेमस लेखक भी हैं। तो इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जूठन। तो जूठन आत्मकथा में इन्होंने अपने साथ जो जो अत्याचार हुए, जो जो भेदभाव हुए, उनका वर्णन यहाँ पर किया है। देखिए, इनकी आत्मकथा से ही एक अंश है, वो मैं कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ। ये लिखते हैं कि एक बार क्या था, बचपन में इन्हें स्कूल में इनका दाखिला करवाया गया। तो स्कूल में चूंकि छोटे बच्चे थे तो इन्हें नहीं पता था कि हम इस जाति से आते हैं, हम क्या हैं क्या नहीं हैं, समाज में हमारी हैसियत क्या है, इन्हें नहीं पता था। तो स्कूल में इनका जब दाखिला करवाया गया तो स्कूल में इन्होंने देखा कि जो प्रधान अध्यापक हैं या और जो बच्चे हैं इनसे दूर होते थे, इनसे दूर बैठते थे। इनको बिल्कुल क्लास में एंड में बिठा दिया जाता था। कई बार क्या होता था, इनको बैठने के लिए जो चटाई या बोरी होती है वो नहीं मिल पाती थी। एक बार की घटना ये थी कि ये स्कूल आए हुए थे और स्कूल के प्रिंसिपल ने इनसे कहा कि जाओ क्लास छोड़ो,
तुम स्कूल का जो प्लेग्राउंड है इसको साफ करो। अब ये बताते हैं कि बहुत छोटे थे, उस समय इनकी उम्र 7 या 8 साल होगी, और जो प्लेग्राउंड था इनकी तुलना में प्लेग्राउंड 100 गुना या 200 गुना उन्होंने बर्डन इस तरह से किया है, काफ़ी गुना बड़ा था। तो बेचारे उसे साफ करने लग जाते हैं, 2-2.5 घंटे साफ करते हैं, और ये बताते हैं कि सब लोग स्कूल के बच्चे इनका पीछे से हूटिंग कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, टीचर देख रहे थे, बाद बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और ये ग्राउंड साफ करने में लगे हुए थे। उसी समय इनके पिता जो थे सड़क से गुजर रहे होते हैं। तो सड़क से गुजरते हुए इनके पिता देखते हैं कि भाई हमारा बच्चा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है और बाद बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो अंदर आते हैं स्कूल में, प्रधानाध्यापक से शिकायत करते हैं। तो प्रधान अध्यापक से उनकी नोकझोंक भी होती है। तो इनके पिता उनसे बोल के आते हैं ये केवल अकेला, आज ये अकेला नहीं आया है, देखना हमारे समाज से आने वाले सालों में और लोग भी आएंगे। तो ये अपना संघर्ष जो है, शिक्षा को संघर्ष, इन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है। इनके साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे भेदभाव हुआ उसका पूरा वर्णन किया है। इसके अलावा इनकी एक फेमस कविता भी है, ठाकुर का कुआं, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले उसको पढ़िए। तो उस कविता के जरिए इन्होंने इस समाज के प्रति जो जो अत्याचार हुए हैं, जो जो इन्होंने झेला है, वो सब इन्होंने बताया है। देखिए आज भी आप लोग देखते होंगे, जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ, और मैं राज्य का नाम नहीं लूँगा, जिस राज्य में मैंने इंटर्नशिप की थी बीएड के बाद, वहाँ पर एक सरकारी स्कूल में मैंने 4 महीने इंटर्नशिप की थी। और मैंने देखा था जो दलित जाति के बच्चे होते थे उनको मिड डे मील वाला जो खाना होता था अलग बिठा के खिलाया जाता था, उनके बर्तन भी अलग होते थे। जहाँ यहाँ तक कि अगर मैंने कई बार नोटिस भी किया था कि बर्तनों में कोई असमानता नहीं थी। बर्तन मतलब जो नॉर्मल बच्चों के बर्तन थे, अन्य जाति के बच्चों के बर्तन थे, वो भी गंदगी वाली जगह में ही रखे जाते थे, और इन जाति जो दलित बच्चे के थे उनके बर्तन भी गंदी जगह पर ही रखे जाते थे। लेकिन फिर भी दलित बच्चों के जो बर्तन होते थे, जो थालियाँ होती थी, वो अन्य बच्चों की थालियों के साथ नहीं रखी जाती थी, इनको अलग बिठा के खाना परोसा जाता था। तो बड़ा देख के मुझे अंदर से कुंठा का भाव आता था, बड़ा दया आती थी, और लगता था कि क्या वास्तव में हम 21वीं सदी में भी ऐसी कुरीतियों को, ऐसी कुप्रथाओं को बदल नहीं पा रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। तो आज भी आप देखते हैं कि कई जगह पर किस तरह से भेदभाव होता है। तो यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो झूठन आत्मकथा है, तो इनकी झूठन जैसी आत्मकथाएं स्पष्ट करती हैं कि जातिगत भेदभाव न केवल अवसरों को छीनता है, बल्कि व्यक्ति की मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान को अपूर्णीय क्षति पहुंचाता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में स्कूल में हुए जो जातिगत भेदभाव है इसका वर्णन किया है। अपनी आत्मकथा में वाल्मीकि जी ने विद्यालय में झेले गए जातिगत भेदभाव का मार्मिक वर्णन किया है, जहां उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग बिठाया गया और अपमानजनक कार्यों के लिए बाध्य किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कोई दलित समुदाय का बच्चा है और वो विद्यालय जाता है, विद्यालय में उसके साथ मारपीट या अचानक से मारपीट की जाए, उससे ऐसे काम करवाए जाएं जो काम उसके लिए बने ही नहीं है, स्कूल में साफ सफाई करवाई जाए, जो लैट्रिन वगैरह वो धुलवाई जाए, तो उसके मन में कुंठा का भाव आएगा। बेचारा वैसे भी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है, ऊपर से ये सब काम करवाएंगे, अत्याचार करवाएंगे, तो क्या होगा? बच्चा जो है डर जाएगा, उस पर एक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। बच्चा जो है स्कूल भी छोड़ के चला जाएगा, कहीं ना कहीं स्कूल ड्रॉप आउट कर देगा। तो ये सब प्रभाव उस पर पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो झूठन आत्मकथा है हमें ये बताती है कि दलित समाज के साथ सदियों तक, वर्तमान में भी, आज भी कितना भेदभाव हो रहा है। तो वो ये कथा हमें बताती है। इसके अलावा तीसरी तरह की जो असमानता है वो है धार्मिक असमानता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, धर्म के आधार पर लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो धार्मिक असमानता कहलाता है। आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल जो है एक मुस्लिम दंपत्ति का है। मुस्लिम दंपत्ति जो है सरकारी नौकरी वाले मुलाजिम हैं, ये सरकारी नौकरी में हैं। तो एक शहर में ये जाते हैं, एक ब्रोकर से, ब्रोकर का मतलब आप जानते होंगे, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसको ब्रोकर भी बोलते हैं। तो ब्रोकर से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमें एक मकान किराए पर दिला दो। तो इन्हें प्रॉपर्टी डीलर बोलता है हाँ हम दिला देंगे, बहुत सारे मकान खाली पड़े हैं। तो वो इन्हें अपने साथ लेकर जाता है। ये जाते हैं जहाँ मकान होते हैं, उन मकानों को देखते हैं, पसंद कर लेते हैं। मकान मालिक ने जो किराया बताया है उसके किराए को देने को ये तैयार भी होते हैं। जैसे ही इनका नाम मकान मालिक के सामने लिया जाता है कि भाई ये अंसारी हैं, मुस्लिम हैं, वैसे ही मकान मालिक बहाना बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि नहीं नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे, हमारा लड़का आने वाला है अगले महीना, तो वो मना कर गया है, हमें लगा था आप कुछ दिन के लिए रहेंगे। तो ऐसे करके बहाने बनाते हैं। कुछ लोग साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं आप तो नॉनवेज खाते हो तो आप नहीं रह पाओगे। ये भी नोटिस करते हैं कि जिन अपार्टमेंट में ये कमरा देखने गए थे या मकान देखने गए थे, उनके अगल बगल में भी लोग नॉनवेज खाते थे। वहाँ से मछली पकाने की, मुर्गा पकाने की स्मेल आ रही थी। लेकिन चूंकि इनका धर्म मुस्लिम था तो मुस्लिम धर्म के आधार पर इनको कमरा या मकान नहीं दिया गया। तो फिर इनसे जो है प्रॉपर्टी डीलर ये आग्रह करता है कि अंसारी जी एक काम करिए, आप अपना कोई हिंदू नाम रख लीजिए।
ये सुनकर इन्हें बड़ा आघात लगता है, ये जो कि इनकी मानवीय गरिमा पर आघात है। इन्होंने कहा है कि भाई हमारा जो नाम है, हमारी पहचान है, हम उसको कैसे बदल दें, और ऐसे छद्म रूप से नाम बदल कर रहना भी गलत है। भाई किसी को पता चलेगा किसी दिन तो वो और हंगामा क्रिएट करेगा, तो बेहतर है कि हम अपनी असली पहचान बताएं। तो कहीं ना कहीं अंसारी दंपत्ति ने धर्म के आधार पर भेदभाव झेला। तो अंसारी दंपत्ति का उदाहरण केवल नाम और धर्म की वजह से मकान ना मिलना ये दिखाता है कि संपन्न होने के बावजूद धर्म के आधार पर आवास जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं इनमें भी भेदभाव किया जाता है, जो कि उनकी मानवीय गरिमा पर आघात है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दलित समुदाय के सबसे बड़े नेता या दलितों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, यानी बाबा साहिब अम्बेडकर ने असमानता को लेकर या आत्मसम्मान को लेकर लिखा है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना ये अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है और इसके बिना व्यक्ति जो है नगण्य यानी शून्य है। अगर आपके पास अपना आत्मसम्मान नहीं है तो आपकी वैल्यू जीरो है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ये BR अम्बेडकर का कोटेशन है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तो गरिमा आया है और एक आया है आत्मसम्मान, है ना। इनका मतलब क्या है, तो यहाँ पर इन दोनों का भी मतलब जान लीजिए। आत्मसम्मान का मतलब क्या है, जैसे मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैं शिक्षक हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि भाई मुझे समाज में शिक्षक का दर्जा मुझे मिलना चाहिए, लोग शिक्षक की दृष्टि से ही मुझे देखें, ये मेरा आत्मसम्मान है। शिक्षा से जुड़ा हूँ तो शिक्षक होना मेरा आत्मसम्मान है, उस पर मैं गर्व करता हूँ। अब मान लीजिए समाज में मैं जाता हूँ, कोई व्यक्ति आता है और कहता है तुम तो मजदूर लगते हो, शिक्षक लगते ही नहीं हो, तो क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा होगा, है ना। अब गरिमा क्या है, गरिमा ये है कि हम किसी व्यक्ति को जो उसकी वैल्यू है, मानवीय एक रूप है, उसको वो ना समझकर उसको और नीचा दिखाएं, उसको कमतर समझें। जैसे कह नहीं थे तू गधा है, कुत्ता है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये किसी ना किसी व्यक्ति की मानवीय गरिमा पर आघात है। यानी कि गरिमा जो है किसी दूसरे के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, और आत्मसम्मान जो है अपने विचार या अपनी वैल्यू, अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू है। तो आप लोग आत्मसम्मान और गरिमा में जो अंतर है ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग भारतीय लोकतंत्र में समानता या भारत के संविधान में समानता स्थापित करवाने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा संविधान जो है भारत के सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ यह है कि देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, किसी भी जाति से आते हों, कोई भी जातिगत उनकी पृष्ठभूमि हो, अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो या दलित जाति हो, सभी समान हैं। धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि संबंध रखते हों, ये सभी समान माने जाएंगे। ये हमारा संविधान कहता है। संविधान के बारे में बात बताई गई है कि संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। इस संविधान हमारे अधिकारों की एक किताब है जिसमें हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं उन सबका वर्णन विस्तार से किया गया है। तो भारत के संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समान अधिकार और समान अवसर की जो गारंटी है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दी गई है। तो भारत के संविधान में जो समानता स्थापित करने वाले जो प्रावधान है उनका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता है, ये कानून की नज़र में सब लोग समान हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चाहे मजदूर हो, राष्ट्रपति हो, अंबानी हो, सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करेगा तो इस आधार पर नहीं बच जाएगा कि वो व्यक्ति अंबानी है या वो व्यक्ति राष्ट्रपति है, वो नहीं बचेगा। वो क्योंकि नागरिक है तो वो समान कानून के दायरे में आ रहा है, उसको उसके साथ भी वही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी जो कि एक आम आदमी के साथ प्रक्रिया फॉलो की जाती है। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता है, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो तो देश के राष्ट्रपति से लेकर जो कांता जैसी घरेलू काम करने वाली, नौकरी करने वाली महिला है, ये सभी जो हैं सभी एक जैसी कानून का पालन करते हैं और उसी कानून के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। अगला है आपका भेदभाव का निषेध। इन अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध इसके बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, इन विभेद पर रोक लगाई गई है। तो यहाँ बताया गया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या फिर जो सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है इनमें उसका प्रवेश वर्जित नहीं होगा। या फिर पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित, राजनीति का मतलब सरकारी भवन जो हैं या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित जो कुएं हैं, यानी जो कॉमन कुएं हैं, कम्युनिटी वाले कुएं हैं, सामान्य कुएं हैं, तालाब हैं, क्योंकि तालाब वगैरह जो हैं, जो कुएं वगैरह हैं, ये तो आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं, सरकार इनको बनवाती है। यानी जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित जो चीज़ें हैं जो कि आम लोगों के लिए हैं, या स्नान घाट हैं, सड़कें हैं और सार्वजनिक जो समागम के स्थान हैं, इनके उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी किसी के साथ ये कंडीशन नहीं है कि वो फलानी जात का व्यक्ति है तो वो सड़क इस्तेमाल नहीं करेगा, ये तालाब इस्तेमाल नहीं करेगा, ये कोई इसको लेकर ऐसा नहीं है कि फलानी जात का व्यक्ति तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोई निर्योग्यता लागू नहीं होगी, कोई दायित्व लागू नहीं होगा, कोई निर्बंधन नहीं होगा कि भाई हमने उसको अलाउ नहीं किया, कोई शर्त नहीं लगेगी कि भाई आप अगर ये रोड इस्तेमाल करोगे चूंकि आप दलित जाति के हो तो आपको टैक्स देना होगा। इस तरह का कोई भी कृत्य उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सभी को समान अधिकार मिलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा जो विस्तृत आर्टिकल्स था जो कि आपकी एनसीईआरटी में पूरी विस्तृत भाषा इसकी दी थी, वो पूरी भाषा यहाँ रख दी है क्योंकि एक विस्तार से आर्टिकल दिया गया। वैसे तो एक लाइन में समाप्त हो जाता है कि किसी के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, एक लाइन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर भी इसकी विस्तारित भाषा जो है यहाँ तक है, जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन में अवसर की समानता है। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियां जो रोजगार के साधन हैं, सरकार के द्वारा जो भी रोजगार के लिए वैकेंसी निकाली जाती है उनमें समान अवसर होंगे। ये अनुच्छेद इस बात की गारंटी प्रदान करता है कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात आती है, इस अनुच्छेद में कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में जातिगत व्यवस्था की वजह से कुछ ऐसे समुदाय थे, कुछ ऐसी जातियां थीं जिनको सदियों तक पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा गया, संसाधनों से वंचित रखा गया। तो इस अनुच्छेद में ही अपवाद के रूप में, जैसे अनुच्छेद के उपभाग जो होते हैं उनमें ये वर्णित है कि सरकार कुछ ऐसे प्रावधान भी करेगी जिसके जरिए समाज में समानता स्थापित हो। तो ऐसे समुदाय जो कि सदियों से शिक्षा से वंचित रहे हैं या फिर जो हाशिए पर रहे समुदाय हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है कि यह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण का आधार भी यही है। यानी अनुच्छेद 16 के ही कुछ उपबंध हैं जो कि आरक्षण का प्रावधान भी करते हैं। अनुच्छेद 17 जो है आपका अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी का अंत है। किसी के साथ छुआछूत का बर्ताव नहीं किया जाएगा। आज भी अगर कोई किसी के साथ छुआछूत का बर्ताव करता है तो ये दंडनीय अपराध है। छुआछूत का मतलब जैसे कोई आपके घर में पानी पी गया और आपको पता चला कि वो दलित जाति का था तो आप उससे लड़ने लगे, उसके साथ अभद्रता करने लगे, गाली गलौज करने लगे। या कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठ के यात्रा कर रहा है, पता चल जाए कि वो हरिजन व्यक्ति है, आप उसके सामने ही आप उसकी बुराई करने लगे, उसको कहें कि आप यहाँ से हट जाओ, अलग बैठो। तो इस तरह का अगर आप बर्ताव करेंगे तो कानून की नज़र में ये दंडनीय अपराध है, आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। अगला है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। उपाधि का मतलब क्या है कि जैसे पहले के समय में होती थी, लाट साहब हैं, राजा साहब हैं, महाराजा साहब हैं, है ना, राय बहादुर हैं, बहुत सारी ऐसी उपाधियां होती थी। तो अब क्या है, अब हमारे देश में सब लोग नागरिक हैं। यहाँ पर किसी को कोई उपाधि नहीं है, नागरिक हैं। यहाँ हमारे यहाँ सम्मान जरूर दिए जाते हैं, सम्मान जैसे पद्म विभूषण है, पद्म श्री है ना, भारत रत्न, ये सम्मान है, ये उपाधियां नहीं है, सम्मान है। हमारे यहाँ उपाधि केवल और केवल सेना और शिक्षा में दी जा सकती है, इसके अलावा कोई उपाधि देने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि यह सुनिश्चित करता है कि समाज में कोई कृत्रिम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो, जैसे पहले के समय में राय बहादुर या महाराजा जैसी उपाधियाँ होती थीं। तो ये जो अनुच्छेद है राज्य को सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी अन्य उपाधि प्रदान करने से रोकता है। तो मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, भारत रत्न जो है उपाधि नहीं है, सम्मान है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री ये सम्मान है, उपाधि नहीं है बल्कि सम्मान है ये। अब देखिए, हमने संवैधानिक प्रावधान तो देख लिए कि सरकार यानी जो हमें कानून ने संवैधानिक प्रावधान जो दिए वो तो हमने देख लिए। अब इसके अलावा समानता स्थापित करवाने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उनके अलावा क्या क्या उपबंध सरकार ने किए हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए जो समानता के अधिकार हैं इनको दो तरह से लागू किया है। एक तो कानून बनाकर, यानी जो संविधान में जो आर्टिकल्स थे समानता स्थापित करने वाले, उनके आधार पर कानून बनाए गए हैं ताकि भेदभाव को रोका जा सके और कोई व्यक्ति अगर भेदभाव कर रहा है उसको दंडित किया जा सके। तो भेदभाव के विरुद्ध कठोर कानून बनाकर। सेकंड माध्यम है कल्याणकारी योजनाओं
और कार्यक्रमों के द्वारा, यानी कल्याणकारी जो योजना या कार्यक्रम है उनके जरिए सरकार ने जो सुविधा विहीन वर्ग है या ऐसा वर्ग है जिसको सदियों तक हाशिए पर रखा गया है, संसाधन से विहीन रखा गया है, उनको अवसर प्रदान करके सरकार समानता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। तो सुविधाहीन समुदायों को अवसर प्रदान करके तो ये योजनाएं जो है ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा वो है एक मिड डे मील योजना, यानी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जो कि केंद्रीय स्तर पर 1995 में ये स्कीम लागू की गई थी। ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो सरकार ने जो सुविधाविहीन वर्ग है या वंचित वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज में समानता, उसकी समानता का व्यवहार स्थापित हो उसके लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं। यहाँ पर मिड डे मील इसका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मिड डे मील के बारे में बताया गया है। जो मिड डे मील स्कीम है, MDM जिसको कहा जाता है, ये क्या है? तो MDM योजना के तहत जो सरकारी स्कूल हैं, सभी जो सरकारी स्कूल में, इसमें जो प्राथमिक स्कूलों के बच्चे हैं इनको दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा ही दिया जाता है। ये बात आप लोग जानते हैं। अब जो MDM स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है? देखिए, सबसे पहले जो मिड डे मील योजना थी ये सबसे पहले 1950 के दशक में, 1950-60 के दशक में ये योजना जो थी तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने इसको अपने यहाँ अप्लाई किया था, अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया था। फिर बाद में जब तमिलनाडु में इसकी काफ़ी ज़्यादा सफलता देखी गई, वहाँ पर इसको लागू करने के बाद ये देखा गया कि बच्चों का जो स्कूल ड्रॉप आउट है कम हो गया है, स्कूल के नामांकन में वृद्धि हुई है, बच्चों का पढ़ाई में मन लग रहा है। फिर उसके बाद इसको 1995 में, यानी 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कर दिया। यानी ऐसे करके पूरे देश में ये योजना जो है 15 अगस्त 1995 से लागू की गई है। अब चूंकि केंद्र ने इसको लागू किया था तो कई राज्य ऐसे थे जो अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि भाई हम इसको लागू नहीं करेंगे, केंद्र की योजना है। तो फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरफियर करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफियर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर आरंभ करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर देते हुए आदेश दिया। जो राज्य सरकारें केंद्र के आदेश की अवहेलना कर रही हैं या केंद्रीय योजना की अवहेलना कर रही हैं, उनको ये निर्देश है आपको 6 महीने के अंदर मिड डे मील स्कीम अपने यहाँ लागू करनी है। तो ऐसे करके 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्यता प्रदान कर दी। देखिए, सितंबर 2021 में वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इसका नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया गया है। ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना इसका नाम अब कर दिया गया है। और अब इसमें प्राथमिक यानी 1 से 5 तक के बच्चे, उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक के साथ साथ जो बाल वाटिकाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी वाले बच्चे हैं और बच्चे हैं, बाल वाटिका जो चलती हैं, प्री स्कूल वाले बच्चे जो बोले जाते हैं, इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, ये कार्यक्रम लागू होने से इसके काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव हुए। कुछ उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं। नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हुई, भाई एनरोलमेंट बढ़ा, यानी बच्चों को अभी लगने लगा कि स्कूल में हर दिन बदल बदल के खाना मिल रहा है, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, तो बच्चों का नामांकन बढ़ा। पहले बच्चे क्या थे, पहले बच्चे लंच से ही घर में खाना खाने के बहाने भाग जाते थे, फिर लौट के ही नहीं आते थे स्कूल में। तो जो स्कूल से उपस्थिति थी वो भी बढ़ गई, है ना। नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हुई। जातिगत पूर्वाग्रह उनमें कमी आई है, यानी यहाँ पर आप लोग देखेंगे सभी जातियों के बच्चे एक पंक्ति में बैठकर, कतारबद्ध बैठकर भोजन करते हैं। कई जगहों पर जो है दलित महिलाओं को खाना बनाने के लिए रखा गया है। जो निर्धन बच्चे थे उनकी भूख में, उनके पोषण में सुधार हुआ। भाई जो गरीबों के बच्चे जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था उनको प्रॉपर खाना मिलने लगा, उनके पोषण की जरूरतें पूरी होने लगी। लैंगिक समानता में वृद्धि हुई। लैंगिक समानता का मतलब क्या है? देखिए, आपको पता ही होगा कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो मजदूरी वगैरह जो महिलाएं करती हैं, अब पहले क्या था कि पहले उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, अगर काम करने जाएंगे तो बच्चे के लिए खाना बना के नहीं रख पाएंगे, और बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए आएंगे या बच्चे को स्कूल में खाना पकड़ाने जाएंगे तो काम छूट जाएगा। तो अब क्या है, महिलाएं या माताएं निश्चिंत होकर जाती हैं अपने काम करने या अपनी ड्यूटी करने, निश्चिंत होकर जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है मध्याह्न भोजन स्कूल में ही मिल जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से लैंगिक समानता में वृद्धि हुई है, यानी कामकाजी माताओं को दोपहर में बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर में नहीं आना पड़ता है। इसके अलावा भोजन पकाने के लिए स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार मिला है, खास करके जो विधवाएं हैं या फिर जो वंचित वर्गों की महिलाएं हैं उनको भी रोजगार का अधिकार मिला है। हालांकि ये सभी इसके सकारात्मक प्रभाव हैं, इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। नकारात्मक प्रभाव ऐसे हैं, आपने देखा होगा कई जगह मिड डे मील गुणवत्तापूर्ण नहीं है। जो शिक्षक होते हैं उसमें धांधली करते हैं, पैसा कट करते हैं, है ना। मिड डे मील के नाम पे बिल्कुल घटिया या वाहियात खाना बनाया जाता है। कई जगह पर क्या होता है कि जो सहायिका है, जो खाना बनाने वाली जो महिलाएं हैं, उनके साथ भेदभाव होता है कि भाई फलानी जात की महिला ने खाना बनाया है तो गांव वाले बहिष्कार कर देते हैं कि हमारे बच्चे इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। इस तरह की कंडीशन भी आप लोग देखते हैं।
कई जगह पर क्या है, कई जगह आपने देखा होगा फूड पॉइजनिंग भी हो गई है। भाई राशन वगैरह है, प्रॉपर उसकी रखरखाव नहीं हुआ, या राशन में कोई कीड़ा लग गया, राशन में कोई गंदगी आ गई और ऐसे ही खाना पका दिया गया, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया तो बच्चे बीमार पड़ गए। तो कई सारी परेशानियां भी हैं, कई सारे इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, लेकिन नकारात्मक से ज़्यादा इसके सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हैं। अब देखिए मिड डे मील योजना के लाभ क्या क्या हुए, इसने हमारे संविधान के किन किन अनुच्छेदों को सार्थक बनाया या किन किन अनुच्छेदों की व्यवहार्यता को सफल बनाया, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि मिड डे मील योजना जो है ये शिक्षा के अधिकार, आपको पता होगा कि 86 में संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसके जरिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो मिड डे मील योजना ने शिक्षा के अधिकार को, अनुच्छेद 21 को केवल कानूनी नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से प्रभावी बना दिया है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य जो है ये 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी ये राज्य का दायित्व है कि 6 से लेकर 14 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार बन चुका है। इसके अलावा मिड डे मील योजना से जो अनुच्छेद 47 है, जिसमें यह निहित है कि राज्य के पोषण संबंधी दायित्वों का निर्वहन राज्य के ऊपर डाला गया है, तो मिड डे मील योजना जो है अनुच्छेद 47 में निहित राज्य के पोषण संबंधी दायित्व को पूरा करने का एक व्यवहारिक माध्यम भी है। अनुच्छेद 47 के बारे में यहाँ बताया गया है। अनुच्छेद 47 बताता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता के पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करे, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। तो कहीं ना कहीं जो MDM स्कीम है ये अनुच्छेद 21 को सार्थक बना रही है। इसके अलावा अनुच्छेद 47 को भी व्यवहारिकता में सार्थक कर रही है। तो इसके कई लाभ हैं। इसके अलावा आपने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना होगा। तो मिड डे मील योजना जो है सतत विकास लक्ष्य द्वितीय, जिसका टाइटल है जीरो हंगर, यानी कि जो भुखमरी है इसको खत्म करना, जीरो हंगर, जीरो पर लाना है। सतत विकास लक्ष्य 4 क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इन दोनों की पूर्ति एक साथ ही पूर्ति कर रहा है। यानी मिड डे मील योजना जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो क्वालिटी एजुकेशन है और जीरो हंगर, इनको पूरा कर रही है। देखिए सतत विकास लक्ष्यों के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य है 2030 तक गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करना है। तो आपको पता ही होगा कि सन 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं वर्षगांठ थी, इस पर एजेंडा 2030 अपनाया गया और इसी के तहत 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्वीकार किया गया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर से संबंधित है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये PCS परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए आपकी किताब में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में बताया गया है। देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगजनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। दिव्यांगजन यानी जिनके शरीर में कोई अक्षमता है, कोई शारीरिक कमी है, जन्म से शरीर में कोई विकलांगता है या विकार है, उनको अब विकलांग ना कहकर दिव्यांग कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे बच्चे जो दिव्यांग होते हैं वो स्पेशल चाइल्ड बोले जाते हैं, विशेष जरूरतों वाले बच्चे बोले जाते हैं। तो पहले क्या था, पहले चूंकि स्कूल में इनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती थी, तो दिव्यांग बच्चों को स्कूल अटेंड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, स्कूल के टॉयलेट वगैरह यूज करने में दिक्कतें होती थी। तो ऐसे बच्चे जो थे समाज की मुख्य धारा से छूट गए थे, ये स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। अब इस अधिनियम के जरिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि इन बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल में रैंप वगैरह बनवाया जाए, उनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे टॉयलेट तैयार किए जाएं जहाँ पर आसानी से अपनी जो भी सुविधाएं हैं उनको पूरा कर सकें। तो यहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, ये बताता है कि दिव्यांगजनों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना ये सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में शामिल करना है। ये कानून ये भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे कि भवन, स्कूल, इन सब में ढलान बनाए जाए, नहीं ढलान का मतलब रैंप बनाए जाएं, इस तरह के स्लोप बनाए जाएं जिससे कि इनकी व्हील चेयर वगैरह जो है आसानी से चढ़ सके, या ये आराम से स्टिक वगैरह या कोई अन्य जो साधन है उसके माध्यम से आराम से चढ़ सकें। आपने देखा भी होगा कि जितने भी सरकारी भवन होते हैं वहाँ पर दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस तरह के रैंप देखने को आपको मिलते भी होंगे, इस तरह के रैंप वहाँ पर बनाए जाते हैं। हमने भारत की तो बात कर ली है,
भारत में समानता स्थापित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को पढ़ लिया है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समानता स्थापित करवाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, उन प्रयासों को भी हमने यहाँ पर जान लिया है। अब हम लोग भारत से बाहर निकलकर दुनिया के कुछ ऐसे देशों को देखेंगे जहाँ पर समानता स्थापित करवाने के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ है। तो इसी क्रम में हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता के लिए संघर्ष पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमेरिका के जो लीडर्स हैं वो अमेरिका को एक आदर्श लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। ये कहते हैं कि अमेरिका एक आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण है। अमेरिका का समाज बहुत प्रोग्रेसिव समाज है, यहाँ पर भेदभाव नहीं है। क्या वास्तव में उनकी बातें सच हैं? तो उन बातों की हम सत्यता का परीक्षण यहाँ पर करेंगे। देखिए, अमेरिका का भी एक औपनिवेशिक इतिहास रहा है। जिस तरह से भारत का औपनिवेशिक अनुभव रहा है, औपनिवेशिक इतिहास रहा है, वैसे ही अमेरिका महाद्वीप, चाहे वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो या अमेरिका देश हो, इनका भी एक औपनिवेशिक इतिहास रहा है। यहाँ पर भी यूरोप के लोगों ने अपनी कॉलोनियाँ स्थापित की थी और वो लोग फिर बाद में वहाँ के कह सकते हैं लीडर बन गए, कह सकते हैं वहाँ के डोमिनेंट नागरिक बन गए। तो अमेरिका में जो भी लोग यूरोप से गए थे वो लोग वहाँ पर किस पर्पज से गए थे? संसाधनों के लिए वहाँ पर गए थे। संसाधनों के निष्कर्षण के लिए या संसाधनों की पैदावार के लिए, जैसे फसलें वगैरह उपजाने के लिए जो यूरोप के नागरिक थे वो अपने साथ अफ्रीका के लोगों को भी गुलाम बनाकर ले गए। तो अब अफ्रीका के जो लोग थे इनके साथ अमेरिका महाद्वीप तक जा पहुँचे। जैसे समय बीतता गया तो अफ्रीका के लोग भी वहीं के बासिंदे होकर रह गए। लेकिन जब अमेरिका एक लोकतंत्र बना है, लोकतंत्र बनने के बाद भी गोरे लोगों को तो लोकतंत्र के अधिकार मिल गए, लेकिन वहाँ के जो काले लोग थे, जो कि अफ्रीकी मूल के थे, अफ्रीका से आए हुए लोग थे, उनको फिर भी दास का दर्जा ही मिला, उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए। तो उनको लेकर यहाँ पर वो कहानी बताई गई है कि कैसे उन लोगों ने संघर्ष किया है, तब जाकर उन्हें भी समान नागरिक अधिकार दिए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, इन्होंने समानता के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पर आंदोलन हुआ था। देखिए, उससे पहले यहाँ जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, जो काले लोग थे, उनकी स्थिति क्या थी? उनके साथ बहुत ज़्यादा असमानता का व्यवहार होता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें बिना किसी कारण के उठा लिया जाता था, बिना किसी कारण के उनका एनकाउंटर कर दिया, उनको जेल में डाल दिया, उनको जो गुलाम बनाकर काम करवा रहे हैं। इस तरह की वारदातें, इस तरह के कृत्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे। यहाँ तक कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधन हैं, बस वगैरह हैं, ट्रेन वगैरह हैं, वहाँ पर भी उन्हें पीछे बैठना पड़ता था। अब मान लीजिए कि ट्रेन में या बस में भीड़ है और कोई गोरा व्यक्ति खड़ा है, तो ऐसे में काले व्यक्ति को अपनी सीट से उठना पड़ेगा ताकि गोरा आदमी उस सीट पर बैठ सके। यानी इनके साथ इस कदर का भेदभाव होता था। इनके स्कूल कॉलेज भी अलग अलग थे, हॉस्पिटल भी अलग अलग थे, और इनके जो भी स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल थे उनमें गोरे लोगों के जो हॉस्पिटल या स्कूल हैं उनकी तुलना में नगण्य सुख सुविधाएँ थीं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इनके साथ बहुत ज़्यादा अमानवीय व्यवहार हो रहा था। यहाँ पर एक महिला है जिनका नाम है रोजा पार्क्स, जो कि अफ्रीकी अमेरिकन महिला हैं, यानी कि इनका मूल अफ्रीका का ही है, एक अश्वेत महिला हैं। इनके बारे में कहानी ये बताई गई है। देखिए, एक बार क्या होता है कि एक बार ये अपनी जॉब करने के बाद बस से ये घर जा रही होती हैं। चूँकि अब पूरे दिन उन्होंने जॉब की है तो थकान तो हो ही जाती है, तो अपनी सीट पर ये बैठी हुई थी। इनके बगल में एक गोरा आदमी आता है और इनसे कहता है कि आप अपनी सीट से उठ जाइए, मुझे इस सीट पर बैठना है। ये उस व्यक्ति से साफ मना कर देती हैं कि भाई हम सीट तो नहीं दे पाएंगे। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें तकलीफ नहीं होती है या हमें थकान नहीं होती है जो हम आपको सीट दे दें? इन्होंने इस तरह का आर्ग्यूमेंट किया और ये अपनी सीट पर बैठी रही हैं। तो रोजा पार्क्स ने जो है कहीं ना कहीं समानता को लेकर एक मुद्दा छेड़ दिया कि कब तक यहाँ के अश्वेत लोग अत्याचारों का सामना करेंगे, कब तक उन्हें अमानवीय या फिर ऐसे दुष्कृत्यों का सामना करना पड़ेगा। तो रोजा पार्क्स ने जो यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट किया है, या रोजा पार्क्स ने यहाँ पर एक जो कारनामा किया है, उससे यहाँ पर एक बड़ी चिंगारी भड़की है और एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रोजा पार्क्स की कहानी बताई गई है, जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला हैं। इन्होंने 1 दिसंबर 1955 को बस में यात्रा के दौरान अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से इनकार कर दिया, और रोजा पार्क्स के इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ हो गया, जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। यानी इसको सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहा जाता है, जो कि अमेरिका में 1950 के दशक में स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ है? रोजा पार्क्स के सीट देने के मना करने के बाद, कि हम सीट नहीं दे पाएंगे, उसके बाद ये आंदोलन स्टार्ट हो गया है। देखिए, इसके बाद सरकार पे दबाव पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है, और सरकार ने इस दबाव में 1964 में
नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया है और इस नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, यानी प्रतिबंधित कर दिया है। नस्ल के आधार पर यानी कोई भी नस्ल हो सकती है। जैसे अफ्रीकी मूल के लोग जो हैं वो अश्वेत होते हैं, अश्वेत मतलब काले होते हैं, उनकी नस्ल जो है काला रंग है, काली चमड़ी है। उनका धर्म भी अलग है ना। उनके स्थानीय धर्म थे, हालांकि अब तो ईसाइयत को फॉलो करते हैं, कुछ मुस्लिम बन गए हैं, है ना। उनका राष्ट्रीय मूल का मतलब क्या, अफ्रीकी मूल से आए हुए थे। तो यहाँ पर जो 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम बना था, उस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया। और इस अधिनियम ने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अब उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो कि विशेष रूप से अश्वेत लोगों के लिए ही बनाए गए थे। ये बात भी इसमें स्पष्ट कर दी। हालांकि इसके बाद भी जो इन लोगों की स्थिति है वो दयनीय है, क्योंकि अश्वेत लोगों पर भी सदियों से अत्याचार होता रहा है। इनके पास भी ना तो आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, ना ही समाज में इन्हें उतना ज़्यादा तवज्जो भी दी जाती है। अब भी इनके साथ भेदभाव होता है। आज भी ये लोग अभाव का जीवन जी रहे हैं। इनके पास जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं या बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की क्षमता नहीं है। इन्हें सरकारी सुविधाओं पर डिपेंड रहना पड़ता है और सरकारी सुविधाओं का हाल आप लोगों को पता ही है किस तरह का होता है। तो अमेरिका में भी स्थिति यही बनी हुई है। जिन सरकारी स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर सुख सुविधाओं का अभाव है। वहीं जो गोरे लोग हैं, चूँकि वो संपन्न हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी एक बड़ा तबका अमेरिका का जो है वो अश्वेत लोगों का तबका है और वो आधारभूत सुख सुविधाओं से वंचित है। तो हमने ऐसे करके यहाँ पर अमेरिका के बारे में, अमेरिका में समानता को लेकर कैसे संघर्ष हुआ है और संघर्ष के बाद वहाँ पर 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया, ये सब बातें हमने यहाँ पर जान ली है। देखिए, इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 6 की पॉलिटी भी प्रॉपर तरीके से तैयार की है। पहले आपके सामने अध्याय आया, यानी पूरा चैप्टर की समरी आपको समझाई गई। उसके बाद फिर आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए, यानी उससे संबंधित जो भी अध्याय के प्रश्न थे वो करवाए गए ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न रहेगा। पहले आपका चैप्टर की समरी आएगी, उसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न वाला वीडियो आएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने क्लास 6 से ही कहना स्टार्ट कर दिया है कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं। उन नोट्स में आपको ये कंटेंट पूरा जो आप देख रहे हैं, कंटेंट पूरा आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्नों की विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो आपका समय भी बच जाएगा और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा फैक्ट्स को तैयार कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज, ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।